हेलो दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो एसएससी सीजीएल टीयर 2 के अंदर कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर का आज का डिस्कशन रहने वाला है, जिसमें आज हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। आज का ये सेट नंबर 3 है। आप अभी तक पिछले सेट को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आपका एक अच्छा तैयारी एसएससी सीजीएल टीयर 2 का हो सके। कंप्यूटर अवेयरनेस का जो 20 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का ये सेट 3 है, ठीक है। अभी तक सेट 1 सेट 2 डिस्कशन किए हैं और साथ ही साथ थ्योरी पोर्शन को भी हम डिस्कशन किए हैं और भी थ्योरी पोर्शन को हम बैक टू बैक लेके आएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कंटेंस, मतलब डेटा प्रोसेसिंग चक्र में क्या होता है। डेटा प्रोसेसिंग, और ये डेटा प्रोसेसिंग किसका, कंप्यूटर का डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं आपको एक डायग्राम के माध्यम से कि कंप्यूटर, अगर ये कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर का ये जो है ना एक सीपीयू है, सीपीयू बॉक्स है ये, जिसके अंदर सीपीयू मेमोरी ये सारा उस लगा होता है। अब यहाँ पर जो है इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। इस इनपुट डिवाइस से इस सीपीयू के अंदर इनपुट करते हैं। सीपीयू को हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। और इस सीपीयू से आउटपुट स्क्रीन जुड़ा होता है, जो आउटपुट हमको देता है। आउटपुट स्क्रीन या आउटपुट जो भी डिवाइस है वो जुड़ा होता है। तो आपको मैं बता दूं कि डेटा का जो प्रोसेसिंग होता है, कोई भी यूजर पहले डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करता है। इनपुट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करता है उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं, जिसमें बहुत सारा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक है और भी बहुत सारा है। उस इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर में इनपुट होता है। कंप्यूटर उस इनपुट डिवाइस को लेके उस पर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्टेंट आउटपुट होता है उसको आउटपुट डिवाइस के माध्यम से शो करता है। तो एक डेटा जिसको इनपुट किया गया उसको प्रोसेस हुआ उस पर, और उस पर आउटपुट जनरेट हुआ। इसका मतलब डेटा प्रोसेसिंग में 3 चीज़ होगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। और कंप्यूटर भी इसी टेक्निक पर काम करता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा इनपुट साइकिल, प्रोसेसिंग साइकिल एंड आउटपुट साइकिल। माने कंप्यूटर में पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इस ऑप्शन नंबर सी में क्या है, डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का मतलब होता है डेटा को गैदर करना, ठीक है। किसी भी जब हम डेटा को सर्च करते हैं तो सर्च करने से पहले, सर्च करने के ड्यूरेशन में डेटा का माइन किया जाता है डेटा वेयर हाउस से, और उससे डेटा को निकाला जाता है, ठीक है। और रिफाइनिंग साइकिल जो है ना, मैंने रिफाइन करना, मैंने प्यूरिफिकेशन करना, तो यहाँ पर कंप्यूटर का कुछ टर्म नहीं है, ठीक है। आउटपुट साइकिल प्रोसेसिंग साइकिल ही नहीं होता, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनपुट फिर आउटपुट फिर प्रोसेसिंग। तो चलिए, इसका जवाब मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। माने कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठनों के संगठन और इंटरकनेक्शन को क्या कहते हैं। जैसे ये कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर के अंदर ढेर सारा छोटा छोटा डिवाइसेज लगा होता है। जैसे मान लीजिए मेमोरी लगा हुआ है, सीपीयू लगा हुआ है, सीपीयू में एलयू और सीयू है। उसके बाद हम इनपुट डिवाइस को कनेक्ट किए हुए हैं, मॉनिटर को कनेक्ट किए हुए हैं, प्रिंटर कनेक्ट किए हुए हैं, प्रोजेक्टर कनेक्ट किए हुए हैं, मदरबोर्ड लगा हुआ है, ढेर सारा कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट से, कंप्लीट कंपोनेंट से मिलके कंप्यूटर बना हुआ है, और सारा कंपोनेंट एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम आर्किटेक्चर कहते हैं। कंप्यूटर का
जितनी भी कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है उसको कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का एक ढांचा है जिससे वो पूरा स्ट्रक्चर से मिलकर एक कंप्यूटर तैयार हुआ है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब अगला ऑप्शन देखिए, नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है एक कंप्यूटर किसी अलग लोकेशन पर है, दूसरा कंप्यूटर किसी दूसरे लोकेशन पर है, और इस दोनों के बीच में डेटा का कम्युनिकेशन करना हो तो बीच में मीडिएटर के रूप में हमको यूज करना होता है, जिसको नेटवर्क कहते हैं। और ढेर सारा कंपनी है जो नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेटवर्क का सर्विस प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को शेयर कर पाते हैं। अगला ग्राफिक्स का मतलब होता है कि जो भी कंपोनेंट जो डिस्प्ले होके आता है, रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, हर एक कंप्यूटर के अंदर जब हम स्लाइड करते हैं, मूव करते हैं, तो डेटा प्रोसेसिंग होके शो होता है, वो सब ग्राफिक्स मेंटेन करता है। और हर एक कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक्स कार्ड लगाया जाता है जिससे वो प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, जिसको डिस्प्ले करना है। अब जैसे कोई वीडियो गेम खेलता है, उसका ग्राफिक्स कार्ड एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि वो गेम का अंदर जो ग्राफिक्स है वो ज़्यादा प्रोसेसिंग, उसके अंदर बहुत सारा कंपोनेंट जो कुछ आगे भाग रहा है, कुछ पीछे मूव हो रहा है, कुछ ऊपर नीचे, हर तरह से मूव हो रहा है, तो इसके लिए वहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड एक्सटर्नल लगाया जाता है प्रोसेसिंग के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए सही ढंग से। और डिजाइनिंग का मतलब डिजाइन करना, तो यहाँ पर जो है इसका जवाब हो जाएगा आर्किटेक्चर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। द इनपुट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का इनपुट यूनिट माने इनपुट डिवाइस क्या है, क्या करता है, उससे क्या होता है। ऑप्शन पहला है रिट्राइव डेटा फ्रॉम सीपीयू, डायरेक्ट्स ऑल अदर इनपुट्स, फीड्स डेटा टू द सीपीयू और मेमोरी, ऑल ऑफ दीज। देखिए इनपुट डिवाइस जो है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये इनपुट डिवाइस है और ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के द्वारा, इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया जाता है, भेजा जाता है, और कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू लगा होता है और साथ ही साथ मेमोरी जो होता है, वो डेटा इनपुट का पहले मेमोरी में जाता है और मेमोरी से डेटा सीपीयू में जाके प्रोसेस करता है, फिर रिजल्टेंट वैल्यू को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से देता है। तो इनपुट यूनिट के बारे में बोला, पहला ऑप्शन है रिट्राइव डेटा फ्रॉम सीपीयू, जो गलत है। सीपीयू से डेटा रिट्राइव नहीं करता है, सीपीयू से डेटा रिट्राइव होकर आउटपुट डिवाइस पर जाता है। अगर आउटपुट डिवाइस पूछता तो वहाँ बोलते रिट्राइव डेटा फ्रॉम सीपीयू। ठीक है, तो ये इनपुट का नहीं है। अगला डायरेक्ट ऑल अदर इनपुट, माने डायरेक्ट करना, इंडिकेशन करना, फोर्स करना, ये और जितना भी इनपुट यूनिट्स लगा उसको क्या करता, नहीं सिर्फ इनपुट से भेजता है। तो फीड्स डेटा टू दी सीपीयू और मेमोरी, मतलब डेटा को जब हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं पहले मेमोरी में होल्ड होता है, फिर प्रोसेसिंग करने के लिए सीपीयू में भेजता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखेंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन सीपीयू। सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट क्या होता है। कंट्रोल यूनिट मैं बता दूं सीपीयू के बारे में, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर का एक दिमाग है, यहीं से प्रोसेसिंग सारा होता है। और सीपीयू जो है ना मेनली दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, एक है एएलयू, दूसरा है सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म हो गया कंट्रोल यूनिट और इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। देखिए अर्थमेटिकल का मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करता है एएलयू। और साथ साथ लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब होता है कंपैरिजन, तुलना करना, कंपैरिजन का काम करता है। तो ये दोनों काम एएलयू के अंदर होता है। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उस डेटा जब हम इनपुट करते हैं उसको रिसीव करके जाके मेमोरी में स्टोर करता है, मेमोरी से जाके भेजता है सीपीयू के पास, सीपीयू के एएलयू में भेजता है, एएलयू प्रोसेस करता है, फिर उससे डेटा लेके सीयू का काम है वो जाके आउटपुट डिवाइस तक भेजना। तो ये कंट्रोल करना पूरी कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पर सीपीयू कंट्रोल यूनिट, सीपीयू का कंट्रोल यूनिट क्या है, तो देखिए पहला कोई ऑप्शन है टू ट्रांसफर डेटा टू प्राइमरी स्टोरेज। मतलब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर करता है प्राइमरी स्टोरेज के पास। या अगला ऑप्शन है टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, क्या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शन जो इनपुट डिवाइस के द्वारा दिया गया उसको स्टोर करता है।
या ऑप्शन अगला है टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। क्या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है? लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब हो गया कि कंपैरिजन करना, तुलना करना, प्रोसेसिंग करना। अगला है टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये 4 ऑप्शन है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। मतलब जो कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको वो डिकोड करके कि अब इस डेटा जब आया है इनपुट, उसको कहाँ भेजना है, किसके पास भेजना है, क्या होना है इसके साथ, वो डिकोड करता है और डिकोड करने के बाद आगे की ओर पास करता है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। पहला ऑप्शन था टू ट्रांसफर डेटा टू प्राइमरी स्टोरेज। क्या डेटा को खाली प्राइमरी स्टोरेज ट्रांसफर करने का काम करता? नहीं, तो इसका जवाब हो जाएगा ये स्टोर करने का नहीं। इसका बेस्ट आंसर है टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश व्हिच स्टोर एंड प्रोसेस इमेज। देखिए, वीडियो प्रोसेसर मतलब जो हम वीडियो चलाते हैं उसके अंदर बहुत सारा ऑब्जेक्ट जो है मूवमेंट करता है। कुछ ऑब्जेक्ट आगे भाग रहा है, कुछ पीछे जा रहा है, कुछ ऊपर नीचे, कहीं भी हर एक डायरेक्शनल में बहुत सारा ऑब्जेक्ट मूव होता है। तो इसके लिए हम लोगों को दिखाने के लिए एक वो मूव करवाने का काम करता है VGA, जिसका फुल फॉर्म होता है वीडियो, इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो, G फॉर ग्राफिक, ग्राफिक A फॉर होता है एरे, वीडियो ग्राफिक एरे VGA का फुल फॉर्म होता है। इसी के मदद से जो वीडियो है या जो गेमिंग के लिए जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसको इसी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, प्रोसेस करवाया जाता है। ठीक है, वीडियो ग्राफिक एरे। तो इस यहाँ पर वीडियोग्राफी अधिक स्टोर करने का काम करेगा मेमोरी, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C VGA और मेमोरी। VGA का काम करेगा ये प्रोसेस कराने के लिए, मेमोरी माने स्टोर करने के लिए। ये दोनों आंसर इसका हो जाएगा। वीडियो प्रोसेसर में VGA और मेमोरी लगा होता है जो इमेज को स्टोर और प्रोसेस करता है। ऑप्शन नंबर C। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है? तो मैंने अभी जस्ट बताया है CPU का 2 पार्ट, ALU और CU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और CU फॉर कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट एक ना काम है कि कंप्यूटर में जो इनपुट हुआ कहाँ पर उसको प्रोसेसिंग के लिए भेजना, डिकोड करवा के फिर उसको कहाँ पर उसको आउटपुट दिखाना है, तो सारा कंट्रोलिंग करता है CU कंट्रोल यूनिट। इसका जवाब हो जाएगा CU। ठीक है, बस के बारे में पिछले वीडियो में बताए थे, बस टोपोलॉजी होता है जिस कंप्यूटर का एक अरेंजमेंट होता है टोपोलॉजी के माध्यम से, और बस टोपोलॉजी का मतलब हो गया एक सिंगल वायर के माध्यम से बहुत सारा कंप्यूटर को आपस में अटैच कर दिया जाता है, और यहाँ पर ये कंप्यूटर का इस तरह से अरेंजमेंट होता है, तो इसको हम बस टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और इनपुट आउटपुट यूनिट का मतलब इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज के बीच में प्रोसेस वर्किंग करवाना, ये चीज़ है। और ALU के बारे में बता चुके हैं, अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट दोनों CU का पार्ट है, लेकिन यहाँ कंप्यूटर का मैनेज करने का काम करेगा CU, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ हाई स्पीड डिवाइसेज यूज इन ए कंप्यूटर टू फॉर टेम्पोररी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। माने एक ऐसा हाई स्पीड डिवाइस जिसका उपयोग CPU टेम्पोररी स्टोर करने के लिए करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उस हाई स्पीड डिवाइस को क्या बोलेंगे जो CPU, देखिए बात यहाँ पर क्या है कि CPU प्रोसेस करने के लिए यूज करता है। ठीक है, तो CPU प्रोसेस करने के लिए जिस हाई स्पीड डिवाइस का यूज करता है उसको रजिस्टर कहते हैं। देखिए बहुत सारा वर्किंग है, जैसे एडिशन करना हो तो एडिशन के लिए अलग रजिस्टर क्रिएट करेगा, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग, मल्टीप्लिकेशन के लिए रजिस्टर क्रिएट करता है, और उस रजिस्टर्ड के माध्यम से माने मान लीजिए इक्वल चेक करना है उसके लिए अलग रजिस्टर क्रिएट करना, माने हर एक प्रोसेसिंग के लिए CPU क्या करता है, एक रजिस्टर के माध्यम से परफॉर्म करवाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा रजिस्टर। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, तो इसका जवाब हो जाएगा CPU रजिस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, और टेम्पोररी स्टोरेज एरिया मतलब एक टेम्पोररी स्टोरेज एरिया जो है क्या है? अटैच टू ए CPU, जो CPU से जुड़ा होता है बट इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग करवाता है, इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन करवाएगा। वहाँ क्या था पीछे क्वेश्चन, वो CPU प्रोसेसिंग करने के लिए CPU यूज करता था, लेकिन यहाँ पर इनपुट आउटपुट CPU को देने के लिए इनपुट आउटपुट क्या यूज करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो वो हो गया एक बफर। बफर एक ऐसा लोकेशन होता है जो इनपुट और आउटपुट के बीच में प्रोसेसिंग करवाने का काम करता है, फास्ट करवाता है। ठीक है,
मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैसे मेमोरी है, मेमोरी के मैंने कैश मेमोरी बताया था, वो भी तो बफर के ही तो काम करता है कि पहले हम लोग रैम में जाता डेटा, रैम से डायरेक्ट सीपीयू में जाता था, सीपीयू के और रैम के बीच में एक बफर लगा दिए कैश मेमोरी, जो इनपुट और मैंने मेन मेमोरी और क्या कहते हैं सीपीयू के बीच में प्रोसेसिंग को थोड़ा फास्ट कर दिया। उसी तरह का बफर होता है, मतलब कंप्यूटर में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस है और यहाँ पर प्रोसेसिंग है, तो इस इनपुट से प्रोसेसिंग के लिए डेटा एक एक लेके भेजना, और इससे क्या होगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग थोड़ा सा स्लो होता है, इसलिए एक टेम्प्रोरी स्टोरेज क्रिएट कर लेते हैं बीच में, इसको हम कहते हैं बफर एरिया। और इस बफर एरिया से क्या होता है, इनपुट से बफर एरिया में लोड करके इसके बाद आउटपुट तक मतलब प्रोसेसिंग तक भेजा जाता है। इससे क्या होता है कि चीज़ फास्ट हो जाता है, तो इसी टेम्प्रोरी स्टोरेज एरिया को हम बफर कहते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा बफर। रजिस्टर के बारे में बता ही दिए कि सीपीयू प्रोसेस करने के लिए अपने लिए जो सीपीयू यूज करता है वो रजिस्टर है, जो पिछले क्वेश्चन का जवाब था, क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में लॉजिकल यूनिट जो होता है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी क्या है करने का, समझिए। देखिए सीपीयू में दो चीज़, एएलयू प्लस सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म मैंने बताया, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म बताया, कंट्रोल यूनिट। देखिए अर्थमेटिकल का मतलब हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, माने एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, डिवीजन करेगा, ये सब। देखिए लॉजिकल का मतलब ये होता है कि कंपैरिजन करना। ठीक है, कंपैरिजन करना, तुलना करना, इसको हम लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं। जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब चीज़ इसके अंदर हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें लॉजिकल ऑपरेशन में आ जाएगा आपका, देखिए लॉजिकल ऑपरेशन में कुछ लॉजिक गेट होता है जो आप पढ़े होइएगा, कंप्यूटर के अंदर भी होता है। जैसे एंड, ये एंड का सिंबल है, ये और का सिंबल है, डबल अगर एंड लगाते कंपैरिजन के लिए डबल और इस तरह लाइनिंग होगा तो ये और है, इस तरह से होता है, नॉट है, इस तरह से ये ऑपरेटर है। ठीक है, और ये ऑपरेटर लॉजिकल कंपैरिजन करवाता है एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर लॉजिकल यूनिट का जो जिम्मेदारी हो जाएगा टू कंपेयर डेटा, माने डेटा को कंपेयर करवाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर। इफ़ यू चेंज विंडोज 1998, मतलब विंडोज 98 को विंडो एक्सपी में बदलना, मतलब देखिए विंडोज का 98 वर्जन है, उसको हम चेंज करके विंडोज एक्सपी में कन्वर्ट करते, या सपोज कीजिए कि विंडोज एक्सपी है, विंडोज मान लीजिए एक्सपी को हम चेंज करके विंडोज 7 कर दिए, तो एक इन्वायरमेंट को बदल के दूसरे इन्वायरमेंट में चेंज करना, उसको हम अपग्रेड कहते हैं। ठीक है, अपग्रेड में होता क्या है कि कोई भी सॉफ्टवेयर का टेक्नोलॉजी बदलेगा ना, तो उसके साथ साथ जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं सारा चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए विंडोज एक्सपी को हमको चलाने के लिए हम लोगों को नॉर्मल प्रोसेसर भी लेके चल देते थे, काम कर जाता था। कम रैम जो है एक GB भी चल रहा है तो फिर भी वो काम कर जाएगा, विंडो एक्सपी आराम से उसका इन्वायरमेंट काम कर जाएगा और वो कंप्यूटर काम करेगा। लेकिन जैसे ही विंडो 7 आया, विंडो 8 आया, विंडो 10 आया, विंडो 11 आया, तो ये सब जो अपग्रेड हुआ जो वर्जन, इससे क्या हो गया कि हार्डवेयर डिवाइसेस को भी बदलना पड़ा। मतलब जो क्या कहते हैं 1 GB जो रैम से पहले काम होता था, अब 1 GB नहीं चाहिए, मिनिमम 4 GB चाहिए, है ना। विंडो 11 के लिए तो 4 GB मिनिमम ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसमें प्रोसेसर के रूप में मिनिमम i3 चाहिए, इस तरह से, नहीं तो वो फिर काम नहीं करेगा। तो इसको हम कहते हैं अपग्रेड। और एक वर्ड होता है अपडेट, देखिए ऑप्शन है यहाँ पर अपडेट। अपडेट का मतलब होता है कि हार्डवेयर को नहीं चेंज करना, सॉफ्टवेयर के कुछ
कंपोनेंट में उसमें इंक्लूड कर देना, जोड़ देना। जैसे व्हाट्सअप का या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना, दिन पर दिन उसका अपडेट आता है। मतलब क्या है कि उसमें जो कुछ नहीं है कंपोनेंट, उसको सीधे ऐड कर दिया जाएगा, अटैच कर देगा, सिंपल। और उसके लिए हमको कोई इन्वायरमेंट, कोई भी हार्डवेयर डिवाइसेज को हमको बदलना नहीं पड़ा। वही मोबाइल फ़ोन है, बट उसमें एप्लीकेशन को हम अपडेट कर दिए तो वो क्या हुआ, न्यू यूज वर्किंग होने लगा। ये तो अपडेट है और अपग्रेड में दोनों में अंतर है। तो इसका जवाब हो जाएगा अपग्रेड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। और डैश यूजेज पिक्चर्स कॉल्ड आइकन्स मेनू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन टू सेंड कमांड टू द कंप्यूटर सिस्टम। देखिए मैंने बताया था कि जैसे देखो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो था ओएस, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ये था, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। कमांड बेस्ड ओएस था ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कोई भी काम करने के लिए हमको कमांड लगाना पड़ता था। जैसे एक फाइल को भी खोलना है उसके लिए भी कमांड लगाएंगे, एक फोल्डर बनाना है उसके लिए भी कमांड लगाएंगे, एक फाइल क्रिएट करना है उसके लिए भी कमांड लगाएंगे, एक वीडियो प्ले करना है उसके लिए कमांड लगाएंगे। माने जितने भी टास्क है उसको उस ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म करने के लिए हमको कमांड का यूज करना पड़ता था। और इस ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते थे। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, जैसे देखिए लाइनेक्स, यूनिक्स, है ना, ये बेसिक जो है ना ये कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब देखिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम उतना हर एक यूजर के लिए फेमस नहीं हो पाया, क्योंकि इसके लिए हमको इसको यूज करने के लिए हर एक व्यक्ति को कमांड याद करना पड़ता था, जो हर व्यक्ति के साथ पॉसिबल नहीं है। जो कम पढ़ा लिखा भी है वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सही से हैंडल नहीं कर पाएगा, यूज नहीं कर पाएगा। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्हांस करके बदल के टेक्नोलॉजी को एक लाया गया GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लेके कौन आया, विंडोज लाया, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाया। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहली बार आया था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड था, माने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें कोई भी काम को करने के लिए हम लोगों को कमांड नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ हमको आइकन दिखता है। उस आइकन को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मॉनिटर है, इसमें कोई भी आइकन, जैसे मान लीजिए ये आइकन है, इस पर इसको दिखता है और इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमको इसके अंदर इन करते हैं, वो भी चीज़ हमको दिखता है। तो हम डायग्राम के माध्यम से भी समझ जाते हैं कि क्या चीज़ ओपन करना है, कैसे कैसे चीज़ खुलता है, कैसे ओपन होता है, कैसे इस पर काम परफॉर्म होता है। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने साथ GUI का कॉन्सेप्ट लाया ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उतना फेमस हो गया इसलिए क्योंकि कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति अगर है तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इजीली हैंडल कर सकता है, चला सकता है। यही सेम एग्जाम्पल है, आप समझ रहे हैं कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। आज एंड्रॉयड मोबाइल जो हर लोगों के हाथ में है और हर एक लोग इसको आसानी से चला पा रहा है। ये इसका कारण ये क्यों है कि यहाँ पर GUI का फैसिलिटी है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको आइकन दिखता है, उस आइकन पर क्लिक करते हैं, हमको वो चीज़ खुलता है, दिखता है, और उससे हम एक डायग्राम मेरे दिमाग में सेट हो जाता है, क्या चीज़ कैसे कैसे खुलना है ये सब पता चल जाता है। तो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी कमांड हमको याद नहीं करना पड़ता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम फेमस हो गया। तो इसी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको आइकन होता है, आइकन पर क्लिक करते हैं तो इसका जवाब हो जाएगा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो यही है कि एक GUI जो है कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए पर स्क्रीन पर प्रदर्शित चित्रों को आइकन कहा जाता है, जिसका मेनू का उपयोग, उसमें मेनू ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, उस ऑप्शन पर सेलेक्ट करते हैं और वहाँ से काम परफॉर्म होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा GUI। कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस बता ही दिया अभी जस्ट, ये कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वही कहानी है। सिस्टम यूटिलिटी का मतलब हो गया कि कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, कंपाइलर, इस तरह एसेम्बलर, इंटरप्रेटर, ये सब जो वर्किंग होता है सब सिस्टम यूटिलिटी का पार्ट है ना। उसका API क्या होता है, API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन, पूछा जा सकता है, देख लीजिए, A फॉर एप्लीकेशन, P फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक API एक ऐसा लाइब्रेरी होता है जो हम लोग किसी सॉफ्टवेयर के साथ क्रिएट करते हैं और उस लाइब्रेरी को हम लोग इंक्लूड करते हैं। सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए कोई एक वेबसाइट हम तैयार करते हैं, उस वेबसाइट में हम पेमेंट का फैसिलिटी लगाना चाहते हैं कि यूजर से पेमेंट लेना चाहते हैं, तो हम उसको लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक के पास जाना पड़ेगा, कहेंगे कि हम बैंक का ट्रांजेक्शन
वर्क करवाना यूज करना चाहते हैं अपने वेबसाइट में, तो बैंक का जो कर्मचारी है, स्टाफ है, वो हमको देगा, कहेगा कि ये एपीआई लीजिए और इस एपीआई को अपने वेबसाइट में लगाइए और यहाँ से आपका काम परफॉर्म होगा। ठीक है। या हम मान लीजिए कि कोई वेबसाइट है उसमें एडसन का फैसिलिटी लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी गूगल से हम जाके एपीआई लेते हैं और वो एपीआई हमको मिलता है, उस एपीआई को हम लेके अपने प्रोजेक्ट में वेबसाइट में इंक्लूड करते हैं, तो मेरी वेबसाइट में ऐड अप्लाई हो जाता है। तो एपीआई वही है। ठीक है, तो चलिए इसका फुल फॉर्म समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डैश अलाउ यू टू एक्सेस ऑब्जेक्ट इन स्टार्ट मेनू। देखिए स्टार्ट मेनू कहाँ से एक्सेस होता है, तो सिंपल है। स्टार्ट मेनू जो है, जैसे ये मॉनिटर है, ये मॉनिटर देखिए आपके सामने है, इस मॉनिटर के सबसे बॉटम में होता है, इस बॉटम में होता है क्या कहते हैं, इस सबसे बॉटम में जो होता है इसके टास्क बार होता है, सॉरी, इसके बॉटम में जो है टास्क बार होता है, समझिए ध्यान से, इसके बॉटम में होता है टास्क बार होता है, और ये टास्क बार पर ही यहाँ पर अवेलेबल होता है स्टार्ट मेनू, और इसी स्टार्ट मेनू से हम कोई काम को स्टार्ट करवा पाते हैं, शुरुआत कर पाते हैं। जैसे हम अगर बता दें आपको, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से जब खुल रहा है, यहाँ पर देखिए आपके सामने, देखिए खोल के दिखाते हैं, देखिए ये देखिए, यही स्टार्ट मेनू यहाँ खुला है ना, यही पूरा टास्क बार कहलाता है, और यहाँ पर इसको जो क्लिक करते हैं तो यही स्टार्ट मेनू है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट मेनू आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा स्टार्ट मेनू। क्वेश्चन क्या है, द स्टार्ट मेनू अलाउ, माने स्टार्ट मेनू हमको अलाउ करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करना है और प्रोग्राम को कैसे शुरू खोलना है, ओपन करना है। तो वही स्टार्ट मेनू से हमको सारा ऑप्शन दिखता है, उस पर जब क्लिक करते खुलता है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा स्टार्ट मेनू, जो सबसे बॉटम में होता है। ठीक है, और एक बात बता दूं, कोई भी मॉनिटर है उसके जो मेन पेज होता है, जो हमको लैपटॉप जब ओपन करते हैं या कंप्यूटर ओपन करते हैं, उसका सबसे फर्स्ट स्क्रीन जो दिखता है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। है, ये देखिए डेट और टाइम कहाँ अवेलेबल होता है। अभी पीछे डायग्राम बनाए हैं, इसी डायग्राम में टास्क बार के इस राइट साइड में हमको क्या, बॉटम राइट में हम क्या मिलता है, डेट और टाइम मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टास्क बार हो जाएगा। कीबोर्ड समझ ही रहे हैं कि ये एक इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। ठीक है, रिसाइकल बिन एक ऐसा क्या कहते हैं ऑप्शन है, जिसके अंदर जब भी कोई भी डिलीटेड आइटम होता है, या डिलीटेड आइटम या कोई ऑब्जेक्ट हुआ, वो इसमें जाके होल्ड हो जाता है। जब इससे हम क्लियर कर देते हैं तो वो क्या होता है, रिमूव कर जाता है। और माई कंप्यूटर एक आइकन होता है, जिस आइकन को हम सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करके सारा ऑप्शन को हम उसके अंदर फाइल एक्सप्लोरर को हम ओपन कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा टास्क बार। ठीक है, जो सबसे बॉटम होता है। अगला देखिए, मेनू इज अ पार्ट ऑफ। मेनू किसका भाग है, तो स्वाभाविक है कि मेनू जो है, मेनू का मतलब जो मेनू जो दिखता है, जो ऑप्शंस अवेलेबल होता है, जिस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन देखिए, यूजर इंटरफेस, हार्डवेयर, मॉनिटर, स्टेटस बार। ठीक है, तो मेनू जो होता है ना, वो किसका पार्ट है। तो देखिए आपको हम बता दिए हैं कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम GUI का फैसिलिटी लाया, उसी में ना ऑप्शंस आइकन बना होगा, यहाँ पर बहुत सारा मेनू बना होगा, और उस मेनू में से किसी भी मेनू को हम सेलेक्ट करेंगे तो वो काम करेगा। तो इसका जवाब हो जाएगा यूजर इंटरफेस। मतलब ये इंटरफेस पर सारा ऑप्शंस अवेलेबल है, इसमें से किसी भी ऑप्शन मेनू को क्लिक करेंगे तो वो काम करेगा। ठीक है, हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर मेनली दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को फिजिकली रूप से प्रेजेंट होता है, सॉफ्टवेयर फिजिकली रूप से प्रेजेंट नहीं होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। हार्डवेयर बहुत सारा, इनपुट हार्डवेयर, प्रोसेसिंग हार्डवेयर और आउटपुट हार्डवेयर बता चुके हैं। सॉफ्टवेयर के में चलेंगे, दो तरह का सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो परमानेंटरी है किसी सिस्टम के लिए, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर अपने यूज के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और स्टेटस बार किसी स्क्रीन के जो है ना सबसे बॉटम में होता है। ठीक है, वहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होता है, वो चीज़ हो गया। तो यूजर इंटरफेस इसका जवाब हो जाएगा। फंसना नहीं है, आप स्टेटस बार नहीं लगाएंगे, वहाँ पर यूजर इंटरफेस से जवाब होगा। अगला देखिए, ईजी टू यूज मीन्स। देखिए अब क्या है कि जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम GUI लेके आया ना, तो वो क्या हुआ, ईजी यूज हो गया, माने कोई भी लोग इजीली उसको यूज कर सकता है।
ठीक है। तो ये ईजी टू यूज का मतलब हो गया यूजर फ्रेंडली, मतलब उसको जो भी यूजर यूज कर रहा है ना उसका फ्रेंडली है, मैंने उसमें उसको आसानी से जो चीज़ ऑप्शन से वो सेलेक्ट कर पा रहा है, वो समझ जा रहा है आसानी से, तो यूजर फ्रेंडली कहते हैं उसको। ठीक है, सेलेक्ट तो एक ऑप्शन होता है, पहले किसी भी ऑप्शन को क्लिक करने के लिए, ऑप्शन को यूज करने से पहले हमको सेलेक्ट करना पड़ता है, तब उसका वर्किंग पता चलता है। हेल्पफुल मतलब सिंपल अलग है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा यूजर फ्रेंडली। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश आर लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन। अब इसमें से कौन सा लिस्ट ऑफ कमांड है जो अपीयर होता है स्क्रीन की ओर? ऑप्शन है जीवाई, आइकन्स, मेनू, विंडोज। तो देखिए मेनू हो जाएगा इसका जवाब। मेनू जो है ना बहुत सारा कमांड है, जैसे यहाँ पर देखिए अगर ये स्क्रीन है इसमें बहुत सारा क्या है, ये मेनू है, और ये सारे मेनू मतलब क्या हुआ, ये सारा ऑप्शंस अवेलेबल होता है, और ये मेनू के फॉर्म में ये पूरा क्या है, मेनू होता है। और मेनू में इतना ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं काम करते हैं, इसका जवाब हो जाएगा मेनू। जीयूआई के बारे में बता दिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। आइकन का मतलब ये सब आइकन, मेनू जो है आइकन के फॉर्म में ही होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ओएस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, अ प्लेस दैट अ यूजर कैन क्रिएट टू स्टोर फाइल्स, मतलब एक स्थान जिसे उपयोगकर्ता फाइलों को स्टोर करने के लिए बना सकता है। देखिए सबसे पहले अगर हमको कोई फाइल है, जैसे मान लीजिए मेरा फाइल है abc.txt, एक फाइल है, नोटपैड का फाइल है, और ये फाइल का abc नाम है और txt एक्सटेंशन है, नोटपैड का फाइल का एक्सटेंशन है। इस फाइल को हमको सेव करना है किसी भी एक इन्वायरमेंट के अंदर, तो हमको उसके लिए बनाना पड़ता है फोल्डर। फोल्डर के अंदर होता है फाइल। याद रखना है कि फोल्डर के अंदर होता है सब फोल्डर, या फोल्डर के अंदर फाइल भी होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इसका जवाब हो जाएगा फोल्डर। ठीक है, फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी कहते हैं। फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर भी हो सकता है, या फोल्डर के अंदर फाइल भी होता है, ये सब चीज़ें। कर्सर का मतलब हो गया कि कंप्यूटर के अंदर जो भी हम जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कर्सर का लॉजिक आया है, क्योंकि माउस जो है ना जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आया है। कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस कोई काम नहीं था। तो कर्सर का मतलब किसी पार्टिकुलर ऑप्शन आइकन पर हमको वहाँ पर कोई डेटा इनपुट एंट्री कराना है, तो वहाँ पर हम लोग इस तरह से सिंगल लाइन में कर्सर होता है जो ब्लिंक करते रहता है, वहाँ पर हम इनपुट कर देते हैं। टेक्स्ट का मतलब हो गया जो भी हम लोग टेक्स्ट में अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक, सिंबल, ये सब टेक्स्ट ही है। ठीक है, और बूट का मतलब हो गया बूटिंग। बताए थे पिछले सेट के माध्यम से कि कंप्यूटर को ऑन करना बूटिंग का आता है। ऑन करने के ड्यूरेशन में होता क्या है, हार्ड ड्राइव से जो सॉफ्टवेयर है वो लोड होता है मेरे मेन मेमोरी में, उसी को बूटिंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन है कि डॉट जिप इज अ फाइल। जिप फाइल क्या होता है? मैंने पिछले दिन बताया था, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ फोल्डर है, मान लीजिए कुछ पहले फाइल समझिए, डॉट टीएक्सटी है, एक फाइल है xyz.txt है, और ये सब इतना जो भी फाइल है या और भी होगा, ये सब फाइल जो है ना किसी फोल्डर के अंदर है। मान लीजिए वो फोल्डर का नाम है कुछ और नाम देते हैं, कि मान लीजिए मोहन दे दिए, कुछ भी फाइल दे दिए, फोल्डर है, ये फोल्डर है। अब इस फोल्डर को हमको ईमेल करना है। इस फोल्डर के अंदर और भी कुछ फोल्डर होंगे या ये सब फाइल है, तो इस फोल्डर को हमको कहीं किसी के पास शेयर करना है मेल के माध्यम से, तो उसके लिए हमको यहाँ करना क्या पड़ेगा, इस फाइल को जिप फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब इस फाइल को कंप्रेस करना पड़ेगा। कंप्रेस का मतलब होता है कि देखिए सिंपल कंप्रेस का मतलब समझते हैं कि कोई भी चीज़ को जब ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, भेजा जाता है एक जगह से दूसरे जगह, तो सबसे पहले उसको पैकेटिंग करते हैं। उसको जितना छोटा से छोटा जगह में वो एडजस्ट हो जाए सामान, उतना पैकेटिंग बढ़िया से करते हैं, और तब उसको हम शेयर करते हैं। तो वही कंप्रेस है। मतलब बहुत सारा जो अलग अलग स्ट्रक्चर, ज़्यादा स्पेस लेकर डेटा है, उसको हम कंप्रेस करके छोटा कर देते हैं, जिससे वो डेटा भेजने में आसानी होता है। तो ये होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कंप्रेस्ड फाइल। माने जिप एक कंप्रेस्ड फाइल होता है जो एक किसी भी मल्टीपल डेटा को कंप्रेस करके सिंगल कन्वर्ट करके उसको भेजने का काम करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ बैच फाइल। देखिए सबसे पहले बैच फाइल के बारे में बता दे। बैच फाइल एक ऐसा फाइल है जो अपने अंदर कमांड को रन करने का फैसिलिटी देता है। ठीक है, अपने अंदर कमांड को रन करने का फैसिलिटी देता है, उसको हम बैच फाइल कहते हैं। बैच फाइल को क्रिएट करने के लिए कमांड लिखते हैं, जैसे कॉपी कॉन फाइल का नाम है, उसके बाद लिखते हैं मान लीजिए abc.bat।
और इंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमको कमांड लिखना पड़ता है। मान लीजिए कि प्रोग्रामिंग के लिए जावा सी abc.java, इसके अलावा जावा abc। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, Ctrl+Z करते हैं तो ये abc.bat फाइल जो है बनता है। और ये फाइल बनने के बाद इसके अंदर जो do कमांड हम लगाए हैं ये कमांड को रन करने का फैसिलिटी देता है। यहाँ पर मैंने जावा लिखा है ना, ये कमांड है, याद रखेंगे। यह भी कमांड है लिखे हैं, इस तरह बहुत सारा कमांड है, बताएंगे आगे। तो ये सब कमांड को अपने में रन करने का फैसिलिटी देता है बैच फाइल। और मैं बता दूं, बैच फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .bat होता है, याद रखेंगे .bat। ठीक है, समझ में आ गया होगा बैच फाइल है क्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप समझ सकते हैं। देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, द F2 बटन इज यूज टू, मैंने कीबोर्ड पर जो F2 बटन होता है क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं फंक्शन की वैसे हम इनपुट आउटपुट पढ़ाई दिए बहुत अच्छे से वीडियो में, पिछली वीडियो देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट को। फंक्शन बटन जो होता है ना F1 से F12 होता है, मतलब कुल मिला के 12 फंक्शन की होता है। फंक्शन की का मतलब जिस की का एक स्पेशल टास्क होता है, स्पेशल काम होता है, उसको हम फंक्शन की कहते हैं। F1 से लेके F12 तक होता है, माने F1 F2 F3 F3 इस तरह से होता है। आपको कीबोर्ड पर नज़र आ सकता है, देख सकते हैं। तो इसमें उसी में से पूछा है कि F2 की का काम क्या है। तो F2 की का काम है रीनेम दी फाइल को रीनेम करना हो। माने जैसे मान लीजिए एक फाइल का नाम है abc.txt, हम चाहते हैं इस फाइल का नाम बदल के xyz.txt हो जाए। तो उसके लिए हम करना क्या पड़ेगा, इस फाइल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद उसका नाम रीनेम का ऑप्शन आएगा, उसको मिटा के और वहाँ पर हम xyz.txt डाल देंगे तो वो फाइल क्या होगा, रन बन जाएगा वो फाइल। F2 का काम करता है, रीनेम करता है। अब देखिए पहला ऑप्शन है ओपन दी हेल्प मेनू, ये ओपन हेल्प मेनू करता है F1 बटन प्रेस करेंगे आप तो फाइल ओपन फाइल मेनू हो जाएगा। अगला है सर्च दी फाइल फोल्डर, अगर सर्च करना फाइल फोल्डर तो F3 है। रिफ्रेश करना विंडो को F5 से रिफ्रेश करते, सेव एज करना F12 करते हैं। इस तरह से ये कुछ कमांड है जो आपको हमें बता दिया हूँ, और भी कमांड को हम क्लियर करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं आगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज का डिस्कशन यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे, अगला सेट लेके आएंगे और कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू।